हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। को मेरी बेटी पर क्रश है, लेकिन मुझे पता चला कि आप उसके पति हैं। मुझे खुशी है कि आप उसकी परवाह करते हैं। उन्होंने अपनी आवाज इतनी धीमी कर ली कि उसे फुसफुसाहट ही कहा जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी बेटी उनके अगले शब्द न सुन ले। उन्होंने आगे कहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हें खुद को और साबित करना होगा। परीक्षाएं होंगी, खुद को तैयार करो। उसने दक्ष की बात खत्म करने के बाद उसे आजाद कर दिया। दक्ष ने सम्राट को असमंजस में देखा। यह आदमी वो मुसीबत में पड़ने वाला था। सौभाग्य से उसे उस आदमी की ओर से कोई बुरी नीयत नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ एक पिता था जो अपने दामाद को परखने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वह तैयार था। इसके अलावा चूंकि वहां कोई युद्ध नहीं था, इसलिए जब भी वह मिंग्यू के पिता की परीक्षाओं से नहीं गुजर रहा होता तो वह यहाँ थोड़ा आराम कर सकता था। भाग्य का नियम भी कुछ ऐसा था जिसे उसे सीखने की जरूरत थी। एक शांतिपूर्ण वातावरण उसके लिए एकदम सही था। सम्राट लू जुनवेई अपनी बेटी के पास वापस चले गए। आओ, अब तुम्हारी माँ को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। वह अपनी बेटी के साथ दरवाजे की ओर चला और सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गया। दक्ष भी उनके साथ चला। वे गलियारे से गुजरे और सम्राट ने मिंग्यू से पूछा कि उसने क्या क्या झेला है। लंबे गलियारे में घूमना अच्छा लगा क्योंकि पैदल यात्रा लंबी थी और रानी के क्वार्टर तक पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगने वाले थे। मिंग्यू ने उस दिन की घटना के बारे में बात करना शुरू किया जिस दिन वह गायब हुई थी। उसने बताया कि कैसे उसने अपने भाई की शादी तय होने की खबर सुनी और उससे बात करने के लिए उसके कमरे में गई। उसने ये भी बताया कि कैसे उसे उसके कमरे में एक पत्र मिला जो संभवतः उस लड़की का था जिसे उसका भाई प्यार करता था। उसने उस लड़की से मिलने के लिए महल छोड़ने की बात कही जिसे उसका भाई प्यार करता था। मिंग्यू ने अपने पिता से कहा, जब मैं वहां पहुंची तो मैंने पेई जेन को उसके आदमियों के साथ देखा। वहां एक लड़की भी थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने प्यार को हथियार बनाकर मेरे भाई को मारने की योजना बनाई थी। उन्होंने मुझे देखा और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे स्वर्गीय क्षेत्र साधकों को भेजा। मैं अपनी पूरी क्षमता से भागा, लेकिन स्वर्गीय क्षेत्र साधकों के सामने मेरी गति कुछ भी नहीं थी। जब मुझे लगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी, तभी मैंने उसे देखा। उसने कहा। अपनी कहानी के इस हिस्से के बारे में बात करते हुए उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। दक्ष ने भी इसके बारे में पहले सुना था। वो अभी भी उस आधे नकाबपोश आदमी के बारे में उत्सुक था जिसने मिंग्यू की मदद की थी। उसके पास एक क्रिस्टल है जो दुनिया के बीच स्थापित पोर्टलों का उपयोग किए बिना किसी को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में यात्रा करने में सक्षम बनाता है। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था। जब दक्ष ने उस आदमी की कल्पना करने की कोशिश की तो मिंग्यू ने बोलना जारी रखा। उसने बिना किसी प्रयास के स्वर्गीय क्षेत्र के साधक को मार डाला, इससे पहले कि वह मुझे एक क्रिस्टल देता जिसने मुझे एक अलग स्थान पर भेज दिया। मुझे लगा कि मैं अपनी ही दुनिया में किसी दूसरी जगह पर हूँ। तभी मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। पहली मुलाकात याद करके उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। ये कुछ हद तक शर्मनाक भी था, इसलिए उसने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। लंबे समय के बाद हम एस्टेरिया साम्राज्य में पहुंचे। तभी हमें एहसास हुआ कि यह कोई दूसरा साम्राज्य है, ये साम्राज्य नहीं। कुछ समय बाद हमें पता चला कि हम एक अलग दुनिया में थे। ये फेंगशू नहीं था। ये ठीक है, मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, दक्ष ने मिंग्यू से शांति से कहा। मिंग्यू ज्यादातर समय नकली दुनिया में रहता था, इसलिए वह इस बिंदु से बेहतर वर्णन करने में सक्षम था। फिर मैंने पेई जेन का रूप धारण किया और ट्रायल में भाग लिया। जीतने के बाद मैं टीम के साथ यहाँ आया और अब हम यहाँ हैं। उन्होंने संक्षेप में पूरी कहानी समाप्त की। 1 मिनट रुको, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने पेई जेन को मार दिया? सम्राट ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए दक्ष से पूछा। उसने नहीं किया, मैंने किया था पिताजी। उसने केवल मेरी मदद की, मिंग्यू ने कहा। सम्राट ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। उसकी बेटी ने उसके सबसे अच्छे दोस्त के बेटे को मार डाला क्योंकि उसने कथित तौर पर उसके भाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके भाई ने एक अलग कहानी बताई।
क्या ऐसा हो सकता है कि मिंग्यू को कोई आघात लगा हो और उसे लगे कि उसने जो देखा वो उसने देखा? अगर यह सच था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसने एक मासूम लड़के को मार डाला? वह इसके लिए दक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि दक्ष एक अजनबी था जो उसकी बेटी पर विश्वास करता था, लेकिन वह अपनी बेटी को दोषी नहीं ठहरा सकता था। आह मेरे बेटे, जल्दी से वापस आओ और मुझे सच बताओ, क्या मेरी बेटी गलत है या तुमने मुझसे कुछ छिपाया है? उसने मन ही मन पुकारा। वह अपने बेटे के लौटने का इंतजार नहीं कर सकता था। इसमें सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उसकी बेटी के दिमाग ने ऐसी बातें गढ़ी होंगी जिससे उसने एक मासूम की हत्या कर दी होगी, या फिर उसके बेटे ने उससे कुछ बातें छिपाई होंगी। वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि दूसरी बात सच हो। उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी, ये जांचने के लिए कि उसकी बेटी को सब कुछ ठीक से याद है या नहीं। हालांकि उसने पहले ही सवालों के जरिए जांच कर ली थी, लेकिन उसने सिर्फ बहुत पुरानी बातें ही पूछी। उसने हाल की बातें नहीं पूछी। मिंग्यू के गायब होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने रानी के क्वार्टर बदले थे। उसने ये परखने का फैसला किया कि क्या उसे ये याद है। अगर उसे याद नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका सिर पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो गलियारे के अंत तक पहुंच गया, जो आगे दो भागों में विभाजित हो गया था। बायां हिस्सा रानी के नए क्वार्टर की ओर जाता था, जबकि दायां हिस्सा पुराने क्वार्टर की ओर जाता था। वो केवल इसके माध्यम से ही परीक्षण कर सकता था। वो जानबूझकर दाईं ओर के गलियारे में चले, जो गलत था, ताकि देख सके कि कहीं उनकी बेटी उन्हें याद न दिला दे। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, मिंग्यू को सही रास्ता याद आ गया। क्या हमने माँ का क्वार्टर बदल दिया है? क्या पिछली बार यह बाईं ओर नहीं था? हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। मिंग्यू ने अपने पिता से पूछा, आह मैं कितना मूर्ख हूँ, मेरा सिर इतना अभिभूत है। ये शर्मनाक है कि मैं ये भी भूल गया, सम्राट ने मासूमियत से कहा। फिर वह रुक गया। वह वापस मुड़ा और उन्हें बाएं रास्ते से ले गया। परीक्षण ने एक बार फिर पुष्टि की कि मिंग्यू असली थी और उसकी यादें भी ठीक थी। क्या इसका मतलब ये था कि उसके बेटे ने उससे झूठ बोला था? वे जल्द ही रानी के कमरे में पहुंच गए। सम्राट ने दरवाजा खोला और मिंग्यू को चौंका देने वाली बात बताई। सम्राट लू जुनवेई ने अपनी पत्नी के कक्ष के दरवाजे खोलकर अंदर क्या था ये देखा। मिंग्यू अपने पिता के ठीक बगल में खड़ी थी, इसलिए वो कमरे के अंदर देखने में सफल रही, लेकिन वो दंग रह गई। वो चिल्लाते हुए अंदर भागी। माँ, दक्ष सम्राट के पीछे खड़ा था, इसलिए उसने कमरे के अंदर नहीं देखा था, लेकिन मिंग्यू को चिल्लाते हुए देखकर वह भी चिंतित हो गया। क्या हुआ? उसने सोचा और जल्दी से एक तरफ चला गया। हालांकि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सम्राट ने भी अंदर कदम रखा था, जिससे उसके लिए अंदर देखने का रास्ता साफ हो गया था। जब दक्ष ने अंदर देखा तो उसे एक अधेड़ उम्र की महिला दिखी, जो शायद मिंग्यू की माँ थी। दुर्भाग्य से वो अच्छी हालत में नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था, मानो उसके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं था। उसकी सांसें भी खतरनाक रूप से धीमी चल रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो स्वस्थ है। मिंग्यू दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, तुम्हें क्या हुआ? उसकी माँ ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन बेटी की बातें सुनकर उसकी पलकें झपकने लगी। उसने जल्दी ही कमजोरी से आंखें खोली और अपनी प्यारी बेटी को देखा। जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक उभर आई। क्या उसकी आंखें उसके साथ खिलवाड़ कर रही थीं? उसने धीरे धीरे अपनी आंखों पर हाथ फेरा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो सपना तो नहीं देख रही है। क्या ये सचमुच तुम हो? उसने पूछा। उसकी कर्कश आवाज और चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में बीमार थी। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तुम्हें क्या हुआ, माँ? मिंग्यू ने अपनी माँ से पूछा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। चिंता मत करो, वो बस थोड़ी बीमार है। चिकित्सकों ने कहा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसे बस थोड़ा आराम की जरूरत है। इसके अलावा तुम्हारे वापस आने से मुझे विश्वास है कि वह और भी जल्दी ठीक हो जाएगी।
सम्राट ने अपनी बेटी को सूचित किया और उसकी पीठ सहलाई। यह सही है, ये कुछ भी नहीं है, मिंग्यू की माँ सू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती थी। ये बात अलग है, तुम मुझे इतने दिनों के लिए छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी चिंतित थी। तुम भाग्यशाली हो कि मैं बीमार हूँ, वरना तुम्हें वह डांट पड़ेगी जिसके तुम हकदार हो, उसने आगे कहा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं वादा करती हूँ। इसलिए जल्दी ठीक हो जाओ और जो मैंने किया उसके लिए मुझे डांटो, मिंग्यू ने अपनी माँ से कहा और माँ ने उसके गालों को धीरे से रगड़ा। दक्ष मिंग्यू ने जो कहा था उसे सुनने के लिए पीछे वाले कमरे में आया। वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि इसका क्या मतलब है। वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन दक्ष यहाँ नहीं रह सकता था। उसे और भी मजबूत होने की जरूरत थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी जिंदगी तियान शान के हाथों बर्बाद न हो। वो एक जगह पर संतुष्ट होकर नहीं रह सकता था। यहाँ रहना असंभव था और वो मिंग्यू को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। उसे आश्चर्य था कि भविष्य में ये कैसे होने वाला था। क्या यह एक समस्या होने वाली थी या ये सिर्फ मिंग्यू द्वारा अपनी माँ को बेहतर महसूस कराने के लिए कही गई बात थी? मुझे लगता है कि मैं उससे बाद में पूछने के लिए इंतजार ही कर सकता हूँ, उसने सोचा और मिंग्यू के करीब चला गया। सू मिंग ने देखा कि दक्ष उसकी बेटी के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर एक उत्सुकता भरी नजर थी। वो उलझन में अपने पति की ओर देखने लगी। सम्राट लू जुनवेई को बिना उसके कहे ही समझ आ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। वो जानता था कि वह चाहती थी कि वह लड़के का परिचय कराए। मिंगा, मुझे लगता है कि तुम्हें और भी तेजी से बेहतर होना होगा, क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी को सिर्फ एक बात के लिए नहीं डांटना चाहिए। वो हमें बताए बिना गायब नहीं हो गई, बल्कि उसने डांटने लायक और भी कई काम किए हैं, सम्राट लू जुनवेई ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, उसने अपने पति को ढूंढ लिया और हमें बताए बिना उससे शादी कर ली, लेकिन मैंने अपने दामाद को देखा। वह हमारी बेटी से बहुत प्यार करता है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। दामाद? सू मिंग ने अविश्वास से अपनी बेटी को देखा। ये लड़की तो पहले से ही शादीशुदा थी। सास जी, आपसे पहले न मिल पाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि यह असंभव हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि आप सभी के सुरक्षित होने पर मुझे कितनी खुशी हो रही है, दक्ष ने धीरे से कहा और अपनी सास का अभिवादन किया। सू मिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वो अभी अभी एक अजनबी से मिली थी, लेकिन वह अजनबी उसके परिवार का ही हिस्सा था। क्या अचानक उसके करीब आना ठीक था? मुझे खेद है अगर मैं ठीक से बात नहीं कर पाया। बात सिर्फ इतनी है कि यह बहुत नया है। तुम अभी भी मेरे लिए एक अजनबी हो। ये जानना कि मेरी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही है जिसे मैं जानता तक नहीं, थोड़ा परेशान करने वाला है, सू मिंग ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, दक्ष ने सिर हिलाया। फिर भी आप मिंग्यू के पति हैं। आपको मुझे सास कहने की जरूरत नहीं है, मुझे माँ कहिए जैसे वह कहती है, सू मिंग ने दक्ष से आगे कहा। हाँ ठीक है माँ, दक्ष ने तुरंत अपने शब्दों का चयन सही किया। उसके लिए ये जानना बहुत अजीब था कि क्या हो रहा था। वो एक सास को अपनी माँ कह रहा था, जबकि उसकी दूसरी सास उसकी पत्नी से कम नहीं थी। ये सब गड़बड़ झाला था। वो अपने सामने खड़ी महिला को माँ कहने के बजाय सास कहना अधिक पसंद करता था, लेकिन चूंकि वह माँ कहलाना चाहती थी, इसलिए वो केवल उसकी आज्ञा मान सकता था। ये बेहतर है, मैं जल्दी से जल्दी बेहतर होने की कोशिश करूंगी ताकि मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जान सकूं। लेकिन चूंकि मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है, इसलिए मुझे पहले से ही यकीन है कि तुम सबसे अच्छे लोगों में से एक होगे, सू मिंग ने दक्ष से कहा। उसने धीरे से अपना हाथ दक्ष की ओर बढ़ाया, जो उस तक नहीं पहुंचा। करीब आओ, उसने दक्ष से कहा। दक्ष ने उसकी बात मान ली और सू मिंग के करीब आ गया। जैसे ही वो अधेड़ उम्र की महिला के करीब पहुंचा, उसका हाथ उसके पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ दक्ष के गालों पर रखे और पूरी गंभीरता से कहा, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना, मेरी राजकुमारी को कभी मत रुलाना। मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी नहीं रुलाओगे, उसने आगे कहा। ऐसा वादा? दक्ष ने सोचा और वो सोच में पड़ गया।
ऐसा नहीं था कि वह उसे रुलाना चाहता था, लेकिन वह भविष्य नहीं देख सकता था। क्या होगा अगर वह गलती से उसे रुला दे? वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने वादे को बहुत गंभीरता से लेता था। वह ऐसा वादा नहीं करना चाहता था जिसे वह तोड़ने वाला था। दक्ष की झिझक देखकर सू मिंग ने आंखें मूंद ली। क्या वह इतनी छोटी सी बात का वादा नहीं करने वाला था? सम्राट भी दंग रह गया। क्या हुआ? तुम वादा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि तुम उसे रुलाओगे? उसने पूरी गंभीरता से पूछा। ऐसा नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मैंने अनजाने में उसे रुला दिया तो क्या होगा। सच तो ये है कि मैं ऐसा वादा नहीं करना चाहता जिस पर मेरा कोई नियंत्रण न हो। दक्ष ने सभी को सच बताने का फैसला किया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, उसकी चिंताएं भी जायज थी। उसे यकीन था कि वे समझ जाएंगे। मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं उसे कभी जानबूझकर नहीं रुलाऊंगा। क्या ये काम करेगा? उसने बच्चों जैसी मासूम आंखों से पूछा। सम्राट दक्ष को खाली नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह आदमी इस बात से चिंतित था। वो उसे इतना बेवकूफ होने के लिए थप्पड़ मारना चाहता था। बेशक वादे का मतलब था कि उसे जानबूझकर नहीं रुलाया जाएगा। कोई बात नहीं, बस मुझसे वादा करो कि तुम जानबूझकर कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे वह रोए, सू मिंग ने दक्ष से कहा। यह मैं वादा कर सकता हूँ, दक्ष ने सिर हिलाया। उसने मिंग्यू की ओर देखा, जो भी उसकी ओर देख रहा था। तुम्हें वादा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। वादा न करना ही ठीक है। मिंग्यू ने दक्ष की ओर धीरे से इशारा किया। उसे उस पर भरोसा था और वह उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी। वह अपने माता पिता से ये भी कहने वाली थी कि वे दक्ष पर दबाव न डालें, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दक्ष ने अपनी बात जारी रख दी। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे कभी जानबूझकर नहीं रुलाऊंगा या ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे वह दुखी हो जाए, दक्ष ने वादा किया। उन्होंने वादा करने में कोई समस्या नहीं देखी, लेकिन उन्होंने एक शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा, जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी ना हो। अगर यह जीवन मरण का मामला है जिससे मिंग्यू को कोई खतरा नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मिंग्यू ने उसकी बातें सुनी और उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वादे के लिए उसकी शर्त उसके माता पिता को परेशान कर सकती है। वो सिर्फ विषय बदल सकती थी ताकि वे इस बारे में न सोचें। ठीक है माँ, मैंने सुना है भाई वापस आ गया है। क्या वह घायल था या वह भी ठीक है? उसने अपनी माँ से पूछा। उसकी माँ समझ गई कि वह बात को भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ठीक था। वह जानती थी कि दक्ष का वादा गलत नहीं था। जब तक यह ऐसा निर्णय था जो किसी की जान बचा सकता था, भले ही इससे मिंग्यू को परेशानी हो, लेकिन जब तक इससे मिंग्यू को कोई नुकसान नहीं होता, तब तक ये ठीक था। दक्ष ने इस बात को पूरी तरह से कवर किया। यद्यपि उसे इस वादे से कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी उसने अपनी बेटी के साथ खेलने का निर्णय लिया और उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह विषय बदलने में सफल रही है। यह सही है, वो वापस आ गया है और भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी तरह। खांसी। सू मिंग ने अपनी बेटी को जवाब दिया, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वह पागलों की तरह खांसने लगी। माँ, मिंग्यू ने चिंता से पुकारा और अपनी माँ का हाथ रगड़ने लगी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ समय पहले दवा ली थी, सू मिंग ने कमजोरी से कहा। लो, थोड़ा पानी पियो। सम्राट ने सू मिंग को बैठने के लिए अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा और फिर उसके हाथ में रखा पानी का गिलास उसके होठों के पास रख दिया। सू मिंग ने पानी के कुछ घूंट पिए और फिर बिस्तर पर लेट गई। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई है, अब तुम आराम करो। तुम्हारी बेटी को भी आराम की जरूरत है क्योंकि वह लंबी यात्रा करके आई है। मैं उन्हें उनके कमरे दिखा दूंगा, सम्राट लू जुनवेई ने अपनी पत्नी से कहा और उसके गालों को सहलाया। सू मिंग ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। आराम करो और कल मुझसे मिलने आओ, उसने मिंग्यू से कहा, इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद कर ले। चल दर। सम्राट लू जुनवेई ने अपनी बेटी और दामाद को कमरे से बाहर निकालकर अपनी बेटी के कमरे में ले गए। सम्राट, मिंग्यू और दक्ष कमरे के बाहर खड़े थे।
जहां सम्राट ने अपना हाथ मिनग्यू के सिर के ऊपर रखा हुआ था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आखिरकार वापस आ गई हो। इतने समय बाद यह एक सपने जैसा लगता है। मेरे जाने के बाद तुम गायब तो नहीं हो जाओगी, है ना? सम्राट लू जुनवेई ने अपनी बेटी से पूछा। मैं सचमुच वापस आ गई हूँ पिताजी, चिंता मत करो, मैं अब आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मिनग्यू ने उसी तरह जवाब दिया और एक बार फिर अपने पिता को गले लगाया। फिर उसने दक्ष का हाथ पकड़कर अपने कमरे में प्रवेश किया। रुको, तुम उसके साथ अंदर नहीं जा सकते, सम्राट लू जुनवेई ने कहा और उसने दक्ष का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। क्यों पिताजी? मिनग्यू ने पीछे मुड़ते हुए पूछा। वो मेरे पति है, क्या वो मेरे साथ अंदर नहीं आएंगे? ये बेशक वो अंदर जा सकता है, लेकिन ये सब अचानक हुआ है। मुझे अभी अभी आपके पति के बारे में पता चला है। मुझे इसे स्वीकार करने के लिए समय चाहिए। मुझे 2 दिन दीजिए। 2 दिन बाद आप उसके साथ रह सकती हैं। तब तक मेरा दिमाग ठीक हो जाना चाहिए। सम्राट ने असहजता से मुस्कुराते हुए पूछा। बू, मिनग्यू विरोध जताने वाला था, लेकिन दक्ष ने फिर उसे रोक दिया। अगर ससुर जी यही चाहते हैं तो मैं सहमत हूँ। आखिरकार यह सिर्फ 2 दिन की बात है। मिनग्यू ने आश्चर्य से दक्ष को देखा, लेकिन वह भी मना नहीं कर सकी। वो पहले ही सहमत हो चुका था। ठीक है, उसने भी सहमति जताई। 2 दिन तक मैं उसके साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। लेकिन वो कहाँ रहेगा? उसने अपने पिता से पूछा। वो मेरे कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में रहेगा। चिंता मत करो, तुम्हें पता है कि यह कमरा सुविधाओं के मामले में बिल्कुल मेरे कमरे जैसा ही है। वो वहाँ अच्छा समय बिताएगा, सम्राट ने अपनी बेटी को बताया। ठीक है, आओ नौजवान, सम्राट ने दक्ष से कहा और जाने के लिए मुड़ा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और सम्राट के पीछे चला गया। उसे महल के दूसरे हिस्से में वापस लाया गया, जो कि बहुत ज्यादा सुरक्षित था, क्योंकि यह वो जगह थी जहां सम्राट रहता था। दक्ष जानता था कि इस आदमी ने उसे अपने पास एक कमरा क्यों दिया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कमरे में सबसे अच्छी सुविधाएं थी। ये संभवतः सुरक्षा के कारण था। यह आदमी नहीं चाहता था कि दक्ष उसकी जानकारी के बिना उसकी बेटी के पास चुपके से पहुंच जाए। इसीलिए उसने उसे एक कमरा दिया जो अत्यंत सुरक्षित था। ये तुम्हारा कमरा होगा, आराम करो, मैं तुम्हें सुबह देखूंगा, सम्राट ने दक्ष से कहा और एक कमरे की ओर इशारा किया। दक्ष ने बिना कोई परेशानी पैदा किए सम्राट को शुभरात्रि कहकर कमरे के अंदर कदम रखा। लेकिन अंदर कदम रखने के बाद भी वो दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं गया। वो अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए दरवाजे के पास कमरे के अंदर खड़ा रहा। सुनिश्चित करें कि वो आज रात को नहीं जाए, उसने सम्राट को पहरेदारों से बात करते सुना। आह ससुर जी, मुझे लगता है कि आप अभी भी अपने दामाद को थोड़ा कम आंकते हैं, दक्ष ने बिस्तर पर जाते हुए सोचा। दक्ष अपने बिस्तर पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। किसी के लिए ये सोचना मजेदार था कि वे बाहर के गार्ड का इस्तेमाल करके उसे रोक सकते हैं। वह ऐसा व्यक्ति था जो अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता था। यह उससे कुछ भी नहीं था। यहाँ से बाहर निकलना तो दूर, वो मिनग्यू के दरवाजे के सामने भी तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता था। हालांकि अभी समय नहीं था। वो जानता था कि वह इतनी जल्दी नहीं जा सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक मिनग्यू के पिता सो नहीं जाते। उसके पिता पर नजर रखने के लिए उसने अपनी दिव्य इंद्री फैलाकर न केवल अपने कमरे को बल्कि आसपास के कमरों को भी ढक लिया। अधिकांश साधकों की सामान्य आध्यात्मिक इंद्रिय की तुलना में उनकी दिव्य इंद्रिय में कई अधिक लाभ थे। दक्ष की दिव्य इंद्रिय न केवल उसी क्षेत्र में रहने वाले साधक की आध्यात्मिक इंद्रिय की तुलना में अधिक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती थी, बल्कि यह अधिक गुप्त भी थी। उच्च क्षेत्र के साधक भी यह नहीं जान सकते थे कि वे दक्ष की दिव्य इंद्रिय की निगरानी में है। चूंकि सम्राट को पता नहीं था कि दक्ष उन पर नजर रख रहा है, इसलिए वो दक्ष की निगरानी से खुद की रक्षा नहीं कर सके। दक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ था और सम्राट के सो जाने का इंतजार कर रहा था। अगर वह चला गया और सम्राट उसे देखने आ गया तो ये ठीक नहीं होगा। वो पहले सम्राट के सो जाने का इंतजार करना चाहता था ताकि पकड़े जाने का जोखिम कम हो जाए। आह, कब तक? वो ऐसे अकेला बैठा क्या कर रहा है? दक्ष ने देखा कि सम्राट बिस्तर पर अकेले बैठे हैं,
कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें सोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? वे मूर्ति की तरह क्यों बैठे हैं? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए आश्चर्य जताया। आह, समझ गया, वो खेती कर रहा है। वो ऐसे ही खेती करता है, दिलचस्प और नया। क्या उसे उचित तरीके से खेती नहीं करनी चाहिए? क्या बिस्तर के किनारे बैठकर खेती करनी चाहिए? कुछ समय बाद दक्ष को एहसास हुआ कि वो आदमी क्या कर रहा था। चूंकि वह साधना कर रहा था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह आदमी कुछ समय तक सोने वाला नहीं था, लेकिन वह अपनी साधना भी नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वह सुरक्षित था। मुझे लगता है कि अब मैं जा सकता हूँ। अगर वह अपनी साधना छोड़कर मुझसे मिलने आता है, तो मैं केवल अपनी बुरी किस्मत को ही दोष दे सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। किसी भी मामले में ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा अपराध कर रहा हूँ। मैं केवल अपनी औरत के पास जा रहा हूँ। तो क्या हुआ अगर वह उनकी बेटी हुई? उसने खड़े होते हुए कहा। एक भी क्षण और बर्बाद न करने का इरादा रखते हुए उसने वहां से चले जाने का निर्णय लिया। चूंकि मिंग्यू का कमरा उसके 200 मीटर के दायरे में नहीं था, इसलिए वह उस तक पहुंचने के लिए कम दूरी के टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वह लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन का उपयोग भी नहीं करना चाहता था। वो दिन में सिर्फ 2 बार ही इसका इस्तेमाल कर सकता था और उसने तय कर लिया था कि वह सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही इसका इस्तेमाल करेगा। अगर वह यहाँ होता तो भी उसके लिए इन इस्तेमालों को सुरक्षित रखना बेहतर होता। कोई नहीं जानता था कि उसके लिए भविष्य में क्या रखा होगा। सबसे अच्छा विकल्प ये था कि उन स्थानों पर कम दूरी के टेलीपोर्टेशन के कई विस्फोटों से गुजरना पड़ा जहां कोई गार्ड मौजूद नहीं था। उसने पहले ही मिंग्यू के कमरों से लेकर यहां तक पहरेदारों की व्यवस्था देख ली थी, इसलिए वह जानता था कि उसे कहां जाना है। वो तुरंत गायब हो गया और ठीक 100 मीटर दूर एक खाली गलियारे में दिखाई दिया। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और एक बार फिर गायब हो गया और एक अलग जगह पर दिखाई दिया। उन्होंने टेलीपोर्टेशन को छोटी दूरी पर रखा, उसे दृष्टि से दूर रखा और जल्द ही मिंग्यू के कमरे में पहुंच गए। जिस गलियारे में मिंग्यू का कमरा था, वहां कोई गार्ड नहीं था, लेकिन उसके कमरे तक जाने वाला गलियारा पूरी तरह से सुरक्षित था। सौभाग्य से दक्ष अपने टेलीपोर्टेशन के जरिए उस जगह से बच निकलने में सफल रहा। मिंग्यू के दरवाजे के सामने खड़े होकर दक्ष मुस्कुराया। यहाँ होना उसके ससुर पर तुम्हारी जीत का सबूत था, जो सोचता था कि वह उसे रोक सकता है। उसने मिंग्यू के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और उसके खुलने का इंतजार करने लगा। कौन है? मिंग्यू ने अंदर से पूछा। दक्ष ने अपनी आवाज भारी कर ली ताकि वह अपने पिता की तरह लगे। मैं हूँ, खोलो। पिताजी, मिंग्यू ने आश्चर्य से कहा और वह दरवाजे की ओर चलने के लिए जल्दी से उठ खड़ी हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे किसी ने गले लगा लिया। उसने चौंक कर अपने होंठ खोले, लेकिन किसी ने उन्हें बंद कर दिया। उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति दक्ष था, तो वो शांत हो गई। उसके होठों का स्वाद भी वैसा ही था। दक्ष ने अंदर कदम रखने से पहले मिंग्यू की कमर पर हाथ रखा। वो अपने दूसरे हाथ से दरवाजा बंद करना नहीं भूला। मिंग्यू ने अपने होठों को मुक्त करने के लिए अपना सिर पीछे किया और गहरी सांस ली। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे पिता ने ये सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरती कि मैं चुपके से बाहर न निकल जाऊं, लेकिन मैं भागने में सफल रहा। चिंता मत करो, उन्हें पता नहीं चलेगा, दक्ष ने जवाब दिया और उसने मिंग्यू के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। आखिर मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? लंबे समय के बाद आखिरकार हमारे पास एक जगह है जहां हम आराम कर सकते हैं। अगर हम अभी भी साथ नहीं हैं, तो ये शर्म की बात होगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मिंग्यू ने दक्ष को संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, तो आज रात के लिए तुम्हारी क्या योजना है? योजना? क्या ये स्पष्ट नहीं है? दक्ष ने हंसते हुए पूछा। उसने मिंग्यू को अपनी बाहों से मुक्त किया और फिर उसे राजकुमारी की तरह उठा लिया। वो मिंग्यू को अपनी बाहों में लेकर बिस्तर की ओर चला गया। मिंग्यू को पहले ही समझ आ गया था कि योजना क्या थी। अब ये बहुत स्पष्ट था। वो मूर्ख ही होगी जो यह नहीं जानती। दक्ष ने मिंग्यू को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उससे कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। वह पीछे मुड़ा और बंद दरवाजे की ओर चला गया।
उसने दरवाजा ठीक से बंद किया और फिर मिंग्यू के पास वापस चला गया। अब ये बेहतर है, कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, उसने धीरे से कहा और फिर अपना लबादा उतार दिया। उसने अपनी शर्ट उतारने से पहले लबादा एक तरफ फेंक दिया। जैसे ही उसने अपनी शर्ट उतारी, उसकी मजबूत मांसपेशियां मिंग्यू की आंखों के सामने प्रकट हो गई, जो समय के साथ बेहतर होती जा रही थी। दक्ष मिंग्यू के ऊपर चढ़ गया, जो उसकी छाती को धीरे से रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। मिंग्यू ने दक्ष की आंखों में देखा, उसकी आंखें भावुक होती दिख रही थीं। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मुझे घर वापस भी लाया। मुझे पता है कि आपके बिना यह असंभव होता। इसे संभव बनाने के लिए आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। क्या तुम्हें इसके लिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत है? मैं कैसा आदमी होऊंगा अगर मैं अपनी औरत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। दक्ष के शब्द सुनते ही मिंग्यू को लगा कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई है। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मिंग्यू ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी नजरें उसकी कमर पर टिक गई हैं। उसने एक बार फिर अपनी नजरें ऊपर उठाईं और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। क्या कहो, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो? दक्ष ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसके गालों को छुआ, जो हाल ही में हुई घटना के कारण पहले से ही लाल हो चुके थे। मिंग्यू केवल दक्ष की आंखों में देख सकती थी क्योंकि वह नीचे नहीं देख सकती थी। उसने उसकी गहरी आंखों में देखा और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, जो उसके गालों पर टिका हुआ था। नम आंखों से उसने बोलना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि मैं अक्सर ऐसा नहीं कहती, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे शब्दों में बयां कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। दक्ष उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपना सिर नीचे करके उसके गालों के करीब लाया और फिर उसे एक छोटा सा चुंबन दिया। क्या मुझे तुम्हें मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद नहीं देना चाहिए? जब मैं हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। अकेले यात्रा कर रहा था तो तुम एक देवदूत की तरह अचानक प्रकट हो गई। तुम इस यात्रा में मेरी साथी बन गई और यहाँ तक कि तुमने मेरी उन तरीकों से मदद की जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती, उसने धीरे से कहा और उसके होठों को मुक्त कर दिया। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं इतना कुछ कर पाता। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। इसके अलावा मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करता हूँ, दक्ष ने कहा और फिर उसने मिंग्यू के लाल होठों को फिर से चूमा। दूर एक जगह पर भीड़ भरे शहर में एक गाड़ी चल रही थी। गाड़ी की हालत बहुत खराब थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी अमीर परिवार की है। यह एक आम आदमी की गाड़ी थी जिसका उपयोग लोगों को सस्ते दामों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। गाड़ी पहले से ही दसियों यात्रियों से भरी हुई थी। वास्तव में ये थोड़ी ज्यादा भीड़भाड़ वाली लग रही थी। यात्रियों की भीड़ में एक छोटा लड़का बैठा था जो जगह की कमी के कारण परेशान हो रहा था। हालांकि वो छोटा लड़का वास्तव में लड़का नहीं था, वो सैकड़ों साल का एक व्यक्ति था, लेकिन वो अभी भी एक बच्चे जैसा दिखता था। वो वही व्यक्ति था जो दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से 20वीं निशानी ले जा रहा था, जिसे अस्तित्व से मिटा दिया गया था। वो वह व्यक्ति भी था जिसने शू लियांग और दक्ष के बीच लड़ाई करवाने के लिए दक्ष के खिलाफ योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। जब दक्ष को जूलियांग द्वारा मारा जाने वाला था तो ऐसा लगा कि उस पर किसी का साया है। दक्ष ने कुछ ऐसे काम किए जो इतने चमत्कारी थे कि वह अभी भी समझ नहीं पाया था। दक्ष ने न केवल जूलियांग को मारा, बल्कि उसने ऐसा तब किया जब उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, चीजें तब और भी बदतर हो गई जब दक्ष ने कुछ चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करके वू लिया को एक निर्जन स्थान पर भेज दिया। वू लिया के पास समय का नियम था और उसके पास एक ऐसी क्षमता भी थी जो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने की अनुमति देती थी। इसीलिए वह विभिन्न दुनियाओं की यात्रा करने में सक्षम था और दक्ष के पास भी दिखाई देता था। दक्ष का सामना करने के बाद जब वह रेगिस्तान में आया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी क्षमताएं छीन ली गई है।
वो उस समय की क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा वो टेलीपोर्ट करने में भी सक्षम नहीं था। उनमें अभी भी कुछ ताकत थी, लेकिन टेलीपोर्टेशन और समय को रोकने जैसी क्षमता नहीं थी। वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई दिनों से यात्रा कर रहा है, क्योंकि वो टेलीपोर्ट करने में सक्षम नहीं था। इस लंबी यात्रा के दौरान एक प्रश्न उसके मन में बार बार आता रहा। उस पुरुष ने ये कैसे किया? उसकी योग्यता को छीन लेना, ये संभव नहीं होना चाहिए था। उसने ये कैसे किया? आखिर उसकी पहचान क्या थी? उसके पास एक विचार था, लेकिन दक्ष ने जो पहले किया था वो संभावना के दायरे से परे था। मुझे कुछ करना चाहिए। भले ही मैं अपनी ज्यादातर शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसे सचेत कर सकता हूँ। हमें साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। आखिर उसे फेंगशू में क्यों होना पड़ा? अब जब मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। अब मुझे सब कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा और खुद को उजागर करना पड़ेगा, उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। वह एस्टेरिया साम्राज्य की ओर एक गाड़ी से यात्रा कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उनके पास फेंगशू तक ले जाने के लिए द्वार है। वो जो करना चाहता था उसके लिए ये जरूरी था। अपनी क्षमताओं के खोने के बाद वह एक साधक की तरह था जिसके पास सामान्य शक्ति थी और कुछ भी नहीं। उसे नहीं पता था कि वह सम्राट की अनुमति कैसे प्राप्त करेगा, जो उसके बारे में नहीं जानता था। मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए? क्या मुझे उसे पीटना चाहिए और मजबूर करना चाहिए, या मुझे और सभ्य तरीके अपनाने चाहिए? मुझे अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद उस पर काबू पाना चाहिए, लेकिन इससे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। उस आदमी को वास्तव में मेरी शक्तियां छीननी थी। उसने इसे इतना मुश्किल बना दिया, उसने सोचा, और उसकी भौहें गहरी हो गईं। गाड़ी बर्फ से ढकी सड़कों पर चलती रही और लड़का सोचता रहा। फेंगशू में वापस एस्टेरिया के शाही महल ने अपने राजकुमार का स्वागत किया था, जो उस समय राजकुमारी के साथ थे। उसी दुनिया के एक अलग हिस्से में आधे चेहरे वाले नकाब के पीछे छिपे व्यक्ति और उसके बीच एक और चर्चा हो रही थी। आधे नकाबपोश व्यक्ति के सामने एक युवक खड़ा था। तुम यहाँ हो? अच्छा, क्या तुमने वह किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? नकाबपोश आदमी ने युवक से पूछा। हाँ, युवक ने भावशून्य चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। मुझे लगा कि हम उसे मारे बिना उसे रोक सकते हैं, लेकिन मुझे वह आदमी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं हो सकता कि दक्ष ने उसे मार दिया है। अगर ऐसा संभव है तो खतरा पहले से ही बहुत बड़ा है। उसे मार दिया जाना चाहिए, आधे नकाबपोश आदमी ने गंभीरता से कहा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ उनकी उपस्थिति को पहले से ही महसूस कर सकता हूँ। अब समय आ गया है। वो सोच रहा था कि दक्ष ने वूलिया को मार दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वूलिया को महसूस न कर पाने का एकमात्र कारण उसकी क्षमताएं छीन लेना था। इसी कारण से उसकी विशेष आभा भी छीन ली गई थी, इसलिए यह आदमी उसे महसूस नहीं कर पाया। यह अच्छी बात है। मैं इसी के लिए मृत्यु से जगाया गया हूँ। आपने मुझे जीवन दिया और मुझे वापस आने के योग्य बनाया। आपने मुझे जिस काम के लिए जगाया है, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, ताकि मैं मुक्त होकर चल सकूं, युवक ने अपने हाथ की ओर देखते हुए कहा। यह इतना आसान नहीं है। अगर वह वूलिया को मारने में सक्षम था, तो वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका तुम सामना कर सको। मैंने उसे कम करके आंका था, आधे नकाबपोश आदमी ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह आपके महल के अंदर है। चूंकि मैं उसके बारे में सब कुछ नहीं देख सकता, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह यहाँ क्यों है। हो सकता है कि वह आपकी बहन को वापस ले आया हो, और इसीलिए किसी भी मामले में आपको सावधान रहने की जरूरत है। केवल क्रूर शक्ति ही इसका उत्तर नहीं है। आपको इसे किसी और चीज के साथ मिलाना होगा, उन्होंने आगे कहा। मुझे और क्या करना चाहिए? अगर वह महल में है तो मुझे सीधे उस पर हमला करके उसे मार देना चाहिए, युवक ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे साम्राज्य के अंदर लू वान के नाम से जाना जाता था, जो एस्टेरिया साम्राज्य का राजकुमार और मिंग्यू का भाई था। मिंग्यू और उसके पिता को पता था कि वह किसी काम से बाहर गया है, लेकिन ये केवल एक बहाना था जिसका इस्तेमाल वह आधे नकाबपोश व्यक्ति से मिलने के लिए कर रहा था। अगर वो वूलिया को मार सकता है तो उसके पास तुमसे ज्यादा ताकत है।
कम से कम तुम उसका खुलकर सामना तो नहीं कर सकते, और मैं भी इसमें शामिल नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें ये काम अकेले ही करना होगा, आधे नकाबपोश आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तो फिर मुझे ये कैसे करना चाहिए? लू वांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जवाब आसान है। एक व्यक्ति तब सबसे बेहतर तरीके से लड़ता है जब उसका दिमाग स्वस्थ होता है। ये तब होता है जब वह स्पष्ट रूप से सोच सकता है और तेजी से निर्णय ले सकता है। इसलिए किसी को कमजोर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी तर्कसंगत सोच को खत्म कर देना, आधे नकाबपोश आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उसे जानता भी नहीं। लू वांग ने गहरी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। ये सरल है। एक व्यक्ति दो तरह से पागल हो सकता है, एक तो तब जब उसे नशा दिया जाता है और दूसरा तब जब वह अपने पास की हर चीज खो देता है। पहला तरीका कुछ कारणों से काम नहीं कर सकता है जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। जहां तक दूसरे तरीके की बात है वह आसान है। आप उस महिला के भाई हैं जिससे वह प्यार करता है। आप आसानी से उसे वह सब कुछ खोवा सकते हैं जो उसे प्रिय है, आधे नकाबपोश आदमी ने खड़े होते हुए कहा। अल्पविराम। जहां तक इसे करने के तरीके का सवाल है, मुझे यकीन है कि आप कुछ सोच सकते हैं, उन्होंने खिड़की की ओर जाने से पहले कहा। अब आप जा सकते हैं, उन्होंने बिना पीछे देखे कहा। लू वांग ने उस आदमी की पीठ की ओर देखा जो खिड़की के पास खड़ा था और फिर जाने लगा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। ये थोड़ा जटिल होने जा रहा है। देखते हैं कि यह कैसे होता है। यदि नियति उसे नियंत्रण में रख पाती तो मुझे इतनी अनिश्चितता नहीं होती, लेकिन वह जितना शक्तिशाली होता जाता है, नियति उससे जुड़ी चीजों पर उतनी ही कम नजर रख पाती है। अब सब कुछ बहुत स्पष्ट है। आधे नकाबपोश आदमी ने बुदाते हुए सड़क की ओर देखा जहां वे लोग आगे पीछे चलते दिखाई दे रहे थे। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या इन लोगों को ज्यादा भाग्यशाली माना जाता था या ज्यादा बदकिस्मत। वे भाग्यशाली थे क्योंकि उन्हें ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। वे अपनी जिंदगी बेफिक्र होकर जी सकते थे। दूसरी ओर उन्हें बदकिस्मत भी माना जा सकता है। इस दुनिया में ऐसी बड़ी ताकतें थीं जो किसी भी दिन उन्हें नष्ट कर सकती थीं, और ये लोग जान भी नहीं सकते थे वे भाग्यशाली थे या बदकिस्मत। लू वांग उस छोटे से घर से बाहर निकला। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि इतने प्रभावशाली लोग ऐसी जगह पर चर्चा कर रहे थे जो बाहर से इतनी खराब दिख रही थी। वह अपने घोड़े पर चढ़ गया जिसके दो खूबसूरत गेंडा जैसे पंख थे। लू वांग के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा हवा में उड़ गया। वह उस जगह की ओर उड़ने लगा जहां एस्टेरिया का शाही महल था। एस्टेरिया का शाही महल वह जगह थी जहां दक्ष उस समय मिंग्यू के साथ था। महल एस्टेरिया साम्राज्य के एक अलग छोर पर था, जबकि लू वांग उस समय साम्राज्य के एक बिल्कुल अलग कोने पर था। ऐसा लग रहा था कि उसे साम्राज्य में वापस जाने के लिए पूरी रात यात्रा करनी पड़ेगी। दक्ष और मिंग्यू ने पूरी रात बिस्तर पर एक साथ बिताई, करवटें बदलते रहे और कमरा ऐसे जोड़े के आनंद से भर गया जो लंबे समय से एक साथ नहीं थे। रात धीरे धीरे बीत गई और सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ने लगी। दक्ष मिंग्यू को अपनी बाहों में लेकर उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब जाने का समय हो गया है। उसने मिंग्यू को देखा जो उसके बाएं हाथ पर सिर रखकर सो रही थी। वो उसे जगाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे सम्राट के आने से पहले ही वहां से निकल जाना था। उसे मिंग्यू को परेशान किए बिना वहां से निकलना था। उसने अपने दूसरे हाथ से मिंग्यू का सिर धीरे से ऊपर उठाया और फिर अपना दूसरा हाथ बाहर निकाल दिया। जब वो सफलतापूर्वक अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया तो दक्ष खड़ा हुआ और बिस्तर से उतर गया। खड़े होने के बाद वो अपने बिस्तर पर चला गया और ठीक से कपड़े पहने। फिर उसने आखिरी बार मिंग्यू को देखा। वह अभी भी शांति से सो रही थी, थकी हुई लग रही थी। ये समझ में आता है क्योंकि वह लगभग 1 घंटे पहले ही सोई थी। उसके लिए जागना बहुत जल्दी था। उसने एक बार फिर दरवाजे की ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दरवाजा बंद है और मिंग्यू के जागने से पहले कोई भी अंदर घुस न सके। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी नहीं बचा है,
वो कमरे के बाहर टेलीपोर्ट हो गया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को फैलाए रखा और टेलीपोर्टेशन के छोटे छोटे विस्फोटों से गुजरता रहा। काफी देर बाद वह अपने कमरे के पास पहुंचा। वो अपने कमरे से 100 मीटर दूर था और अपने कमरे से सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन की दूरी पर था। दुर्भाग्य से जैसे ही वह वहां दिखाई दिया, वह रुक गया। टेलीपोर्ट करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक आदमी अभी अभी उस गलियारे में आया था। अगर वह अभी टेलीपोर्ट करता तो उन्हें उसकी क्षमता के बारे में पता चल जाता। अंदर आया व्यक्ति लगभग 20 साल का नौजवान लग रहा था। उसने बहुत ही आलीशान कपड़े पहने हुए थे, जिससे वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। इन सब बातों से दक्ष को पहले से ही उसकी पहचान का अंदाजा हो गया था। साम्राज्य में सिर्फ एक ही राजकुमार था जो मिंग्यू का भाई था। दक्ष के सामने एक आदमी खड़ा था जिसे वो इस साम्राज्य का राजकुमार समझ रहा था। वह राजकुमार मिंग्यू का भाई भी था। तुम कौन हो? राजकुमार ने आंखें मूंदते हुए दक्ष से उसकी पहचान पूछी। क्या आप लू वांग हैं? दक्ष ने जवाब देने के बजाय उस आदमी से पूछा। मैं ही यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ, लू वांग ने भौहें सिकुड़ते हुए दक्ष से पूछा। वह सोच रहा था कि क्या ये दक्ष ही है जिसे उसे मारना था। मैं लान चेन हूँ, राजकुमारी मिंग्यू का पति, लान चेन ने उत्तर दिया। उस आदमी से बहस करना बेकार था। आखिरकार वो लू वांग के महल में अजनबी था। मिंग्यू का पति, उसने शादी कर ली, लू वांग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उसे दक्ष की बातों पर यकीन नहीं हुआ। हाफ मास्क वाले आदमी से जो उसने सुना था, उससे उसे पता चल गया था कि दक्ष उसकी बहन के साथ रोमांटिक रूप से करीब है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे पहले से ही शादीशुदा हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपने जीजा को मारना था? उसे अपनी बहन का प्यार छीन लेना था? उसे विधवा बना देना था? जिस बहन की उसे रक्षा करनी थी, वो उसके कारण अपने पति को खोने जा रही थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने दक्ष से पूछा। उसकी भौहें गहरी हो गई। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, क्या तुम उसके भाई हो? अगर तुम नहीं हो तो मेरे पास तुम्हें जवाब देने का कोई कारण नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। वो जवाब देना जारी नहीं रख सका। तो क्या हुआ अगर उसके सामने वाला आदमी राजकुमार था? वो उससे इस तरह बात नहीं कर सकता था जैसे दक्ष उसके नीचे हो। दक्ष का अहंकार तब भड़क उठा जब उसे नीची नजरों से देखा गया। यह सही है, मैं लू वांग हूँ, एस्टेरिया का राजकुमार और मिंग्यू का भाई, लू वांग ने शांति से दक्ष को जवाब दिया। ये बेहतर है, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। यह सही है। अब मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी बहन से शादी करने को लेकर मजाक कर रहे हो? लू वांग ने पूछा। मैं ऐसी बातों के बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? अगर मैं ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहा होता तो तुम्हारे पिता मुझे मारने के लिए पहले ही मेरा पीछा करना शुरू कर देते, दक्ष ने कहा। उसने अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से किया था और उस आदमी ने इस बात को नोटिस किया। लू वांग को पता था कि दक्ष जितना दिखा रहा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शायद इसीलिए उसने कहा कि उसके पिता उसे मारने के लिए उसका पीछा करेंगे, न कि उसने उसे पहले ही मार दिया होगा। इससे दक्ष का अपने पिता के खिलाफ भी जीवित रहने का आत्मविश्वास ही पता चलता है। क्या पिताजी को इस बारे में पता है? लू वांग ने पूछा। हाँ, हमने उसे पहले ही बता दिया था। उसने कहा था कि तुम बाहर थे, शायद इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला, दक्ष ने अनुमान लगाया। किसी भी मामले में आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं आपसे बाद में मिलूंगा, दक्ष ने चलते हुए कहा। लू वांग ने बिना हिले डुले दक्ष की पीठ को देखा। हालात उससे भी बदतर थे जितना उसने सोचा था। मिंग्यू उसकी पत्नी थी। वह उस आदमी का काम कैसे पूरा कर सकता था जिसने उसे बचाया था? उसे दक्ष से वह सब कुछ छीन लेना था जो उसके पास था। इसका मतलब था मिंग्यू को खोना। वह अपनी बहन को नहीं मार सकता था, इसलिए वह केवल यही कर सकता था कि उन्हें अलग कर दे। क्या ये वाकई दक्ष को उसका मानसिक संतुलन खोने के लिए काफी था? ये तभी कारगर हो सकता था जब दक्ष वाकई अपनी बहन से पागलों की तरह प्यार करता हो। लेकिन क्या ये संभव था? किसी भी हालत में वह केवल कोशिश ही कर सकता था।
उसने अपनी थोड़ी रगड़ी और पीछे मुड़ा और चलने लगा, कोई योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। योजना एकदम सही होनी चाहिए और उसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वह जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा, समय बहुत कीमती था। दक्ष लू वान पर नजर रख रहा था और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, दक्ष ने अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके उसके कमरे के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचा, उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनी। उठो, तुम कितना सोते हो, सुबह हो गई है। दक्ष ने जब बाहर से आती आवाज सुनी तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह एक भारी आवाज थी जो उसके ससुर की थी। अल्पविराम। जैसा कि अपेक्षित था, यह आदमी जल्दी जाग गया, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह दरवाजे के पास गया और उसे खोला। दरवाजा खोलते समय वह जम्हाई लेना नहीं भूला, मानो वह अच्छी नींद में सो गया हो। सुप्रभात ससुर जी, उन्होंने लू जुनवेई का अभिवादन किया। सुप्रभात, क्या तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? सम्राट ने पूछा। हाँ, मैं कल रात देर से सोया था, मैं साधना कर रहा था, इसलिए तुम्हारे जगाने से पहले मैं केवल आधे घंटे ही सो पाया, दक्ष ने मासूमियत से कहा। वह एक अच्छा दामाद बनने की कोशिश कर रहा था और ये दिखाना चाहता था कि उसने अपनी साधना पर इतनी मेहनत की है कि वह सो भी नहीं पाया। उसने सम्राट से यह बात छिपाई कि वह जिस पर कड़ी मेहनत कर रहा था वह साधना नहीं थी, बल्कि वह मिंग्यू थी, जो खुद सम्राट की बेटी थी। अच्छा, एक आदमी को हमेशा अपनी नींद से ज्यादा साधना पर ध्यान देना चाहिए। मैं प्रभावित हूँ, सम्राट ने दक्ष के कंधे को थपथपाते हुए कहा। तुम एक किसान हो, तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है, उसने आगे कहा। मेरे पीछे आओ। वो दूर जाने लगा। दक्ष ने बाहर निकलते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सम्राट के पीछे चलने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने सम्राट से पूछा जब वह उसके पास पहुंचा। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें परखने के बारे में कहा था? तुम मेरी बेटी के पति हो सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें स्वीकार करना होगा। और मैं ऐसा तभी कर सकता हूं जब तुम मेरी कुछ परीक्षाएं पास कर लोगे। हम वहीं जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी और देखा जाएगा कि क्या तुम में मेरी बेटी से इतना प्यार करने के अलावा कोई और गुण है कि तुम उसके लिए अपनी जान दे दोगे या नहीं, सम्राट ने दक्ष से कहा। दिलचस्प। और अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा? दक्ष ने पूछा। अगर आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप पहले से ही मेरी बेटी के पति हैं। मुझे आपको किसी भी हालत में स्वीकार करना होगा, लेकिन यह अलग होगा। अगर मैं आपको खुले तौर पर स्वीकार करता हूँ तो यह आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा, जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, सम्राट ने मुस्कुराते हुए दक्ष को जवाब दिया। मेरे लिए इनाम? खैर, यह आदमी एक सम्राट है। बेशक उसके पास कुछ बहुत बढ़िया खजाने होंगे। शायद उसने मिंग्यू के पति के लिए कुछ बचाकर रखा हो। कुछ परीक्षण पास करने में कोई नुकसान नहीं है जब तक कि यह मेरी क्षमताओं को बहुत अधिक उजागर नहीं करता है, दक्ष ने सोचा और उसने भौहें सिकोड़ ली। सम्राट दक्ष को लंबे गलियारों से होते हुए एक कमरे में ले गए जो भूतल के नीचे स्थित था। वे दोनों एक काले दरवाजे के सामने खड़े थे। लू जुनवेई और दक्ष एक काले दरवाजे के सामने खड़े थे जिस पर कई अजीबोगरीब पैटर्न खुदे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पैटर्न शुद्ध सोने से उकेरे गए हों। तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारा क्या परीक्षण करूंगा। तुम्हें पता है कि एक पति का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। दक्ष ने उत्सुकता से उस आदमी को देखा। वह क्या हो सकता है? अपनी पत्नी से प्यार और देखभाल करना, उसे खुश रखना? जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत सरल है। पति का पहला काम अपनी पत्नी को सभी नुकसानों से सुरक्षित रखना है, और ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आपको क्या लगता है कि आपको क्या चाहिए? सम्राट लू जुनवेई ने पूछा। मुझे ताकत चाहिए, दक्ष ने जवाब दिया। यह सही है। एक व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में अपनी पत्नी को बचाने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। यही तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। तुम्हें मुझे ये साबित करना होगा कि तुम पर्याप्त रूप से मजबूत हो, सम्राट ने उत्तर दिया। ओह, और मैं ये कैसे करूं?
दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वास्तव में ये बहुत सरल है, सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे ये संदिग्ध लगा, वो क्या कहना चाह रहा था? वो अपनी असली ताकत का परीक्षण कैसे करने जा रहा था? तुम्हें बस मुझे हराना है, सम्राट ने दरवाजा खोलते हुए कहा। सम्राट की बातें सुनते ही दक्ष के चेहरे पर एक अजीब सा भाव छा गया। उसे उस आदमी को हराना था जो शायद सेंट रियल्म कल्टीवेटर था। क्या इस आदमी को वाकई उम्मीद थी कि एक नौजवान उसे हरा सकेगा? अल्पविराम। हालांकि दक्ष को लगता था कि उसके पास उस आदमी को हराने का मौका और क्षमता है, लेकिन इसका मतलब यह था कि उसे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। यह एक गड़बड़ थी क्योंकि यह बहुत जल्दी लग रहा था और वह अपनी ताकत दिखाने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। मुझे मत बताओ कि तुम सच में मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, दक्ष ने अनजाने में मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत जानता हूँ। तुम इतनी कम उम्र में मुझे नहीं हरा सकते। पहले चरण के स्वर्ग राज्य के पास मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं है। फिर भी मुझे कहना होगा कि तुम्हारी साधना पहले से ही तुम्हारी उम्र के हिसाब से काफी प्रभावशाली है, सम्राट। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सम्राट ने दक्ष को देखते हुए कहा। तो फिर तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो अगर तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये जानने के लिए आपको पहले इस कमरे के बारे में समझना होगा। यह कोई सामान्य कमरा नहीं है। यह एक विशेष कमरा है जो संरचनाओं से भरा हुआ है और इन संरचनाओं का एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की साधना को प्रतिबंधित करना है, सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों एक ही साधना में होंगे, इसलिए यह वास्तविक शक्ति की लड़ाई से कम और हमारी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा की लड़ाई अधिक होगी, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा क्योंकि वह समझ गया था कि सम्राट क्या कहना चाह रहा था। ये सम्राट के सबसे मजबूत संस्करण के खिलाफ उसके सबसे मजबूत संस्करण की लड़ाई नहीं थी। इसके बजाय वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ बराबरी की जमीन पर खड़े होने के लिए कमरे के अंदर कम खेती के माध्यम से पीड़ित होने जा रहे थे। लेकिन यह एक तरह से फायदेमंद भी था। उसे विश्वास था कि उसके पास इससे बेहतर मौका था और उसे उजागर होने की भी जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि कम से कम इतना तो आप समझ ही सकते हैं, सम्राट ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो अंदर आ जाए। यदि आप मेरा सामना नहीं करना चाहते हैं तो बाहर ही रहिए, उन्होंने अंदर जाते हुए कहा। दक्ष वहीं रुक गया और उसने सम्राट को दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश करते देखा। बाहर ही रहो, इतने बढ़िया अवसर पर मैं क्यों रहूं? जब हम दोनों एक ही साधना स्थल पर हैं, तो तुम्हें ही बाहर रहना चाहिए, दक्ष ने अंदर कदम रखते हुए मुस्कुराते हुए सोचा। वह उस कमरे में गया जहां सम्राट उसका इंतजार कर रहा था। अल्पविराम। अच्छा, तुम डरे नहीं, ये तो शुरुआत के लिए अच्छा है, सम्राट ने कहा और दक्ष को अंदर आते देख मुस्कुराया। अगर हम अपनी सबसे मजबूत स्थिति में लड़ रहे होते तो मैं 2 बार सोचता, लेकिन फिर भी मैं इसमें शामिल होता। अब तो ऐसा करना ही छोड़िए जब हम एक ही स्तर पर हैं। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मुझे कम मत आंकना, दक्ष ने राजा की तलवार निकालते हुए कहा। जैसे ही सम्राट ने दक्ष की राजा की तलवार देखी, उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी, जैसे कि तलवार ने उसे झटका दिया हो। उसके स्तब्ध भाव देखकर दक्ष भी इसका कारण जानने लगा। मुझे मत बताओ कि संत राजा जियानबू ने यहाँ भी परेशानी खड़ी की है। मैंने मुश्किल से उन लोगों को चकमा दिया जो मेरे पीछे पड़े थे और मुझे संत किला का वारिस कह रहे थे। अगर यहाँ भी यही स्थिति रही तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। ये समस्या पैदा कर सकता है। वह तलवार तुम्हें कहाँ से मिली? सम्राट ने पूछा, जिससे दक्ष को यकीन हो गया कि वह आदमी इसके बारे में जानता है। यह एक तलवार थी जो मुझे मेरी पारिवारिक संपत्ति से विरासत में मिली थी। क्यों? दक्ष ने आंखें मूंदते हुए उत्तर दिया। आपकी पारिवारिक विरासत? क्या आप वरिष्ठ संत के वंशज हैं? सम्राट ने आदरपूर्वक पूछा। वरिष्ठ संत?
दक्ष ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या वह संत राजा के बारे में बात कर रहा है? जिस तरह से वह बात कर रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि वह उस आदमी से नफरत करता है। इसके बजाय ऐसा लगता है कि वह उसे जानता है और उसका सम्मान करता है। दक्ष ने सोचा, मुझे नहीं पता कि आप उसे किस नाम से जानते हैं, लेकिन पिछली बार जब मैंने तलवार देखी थी तो उसके पास वही था। तब से बहुत समय बीत चुका है। किसी भी मामले में आप उसके वंशज होंगे। कोई भी उसकी तलवार चुराने में सक्षम नहीं है। इसलिए यदि आपके महल में वह तलवार थी तो या तो वह आपका पूर्वज था या उसने आपके पूर्वजों को तलवार उपहार में दी थी। किसी भी मामले में आप एक अच्छे परिवार से हैं, सम्राट ने तलवार को देखते हुए कहा। क्या तुम मुझे उस व्यक्ति के बारे में और बता सकती हो? दक्ष ने उलझन में पूछा। यदि इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ये तलवार देखी है तो यह वह संत राजा नहीं हो सकता जो अपने समय से बहुत पहले गायब हो गया था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि संत राजा के किसी और उत्तराधिकारी के पास ये तलवार पहले से थी, या फिर यह सिर्फ उनके पूर्वजों में से एक था जिसने तलवार पाए और वापस आने से पहले दुनिया भर की यात्रा की? ये भी हो सकता है कि सम्राट ने जो कहा हो, संत राजा ने तलवार क्षतिग्रस्त होने के बाद उसे अपने परिवार के किसी सदस्य को उपहार में दे दिया था। वह कौन था? ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार क्षतिग्रस्त होने के बाद उसे मिली थी। वह व्यक्ति वह मेरा स्वामी था, सम्राट ने उत्तर दिया। अल्पविराम। लू जुनवेई ने दक्ष से कहा, तुम्हारे पहले जिस व्यक्ति के पास तलवार थी वह मेरा गुरु था। तो मैं तुम्हारे मालिक का वंशज हो सकता हूँ या उस परिवार से जिस पर वह भरोसा करता था? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इससे उसे सम्राट पर बढ़त नहीं मिली? इतना अति आत्मविश्वासी मत बनो। तुम तभी उनके उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकते हो जब तुम मुझे हरा सको। मेरे स्वामी का कोई भी उत्तराधिकारी उसी साधना में मुझसे कमजोर नहीं हो सकता, सम्राट लू जुनवेई ने आंखें घुमाते हुए कहा। तो तुम्हें हराने से यह साबित हो जाएगा कि मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ? दक्ष ने पूछा। ये भी साबित नहीं होगा, लेकिन फिर इसका मतलब यह है कि आपके उत्तराधिकारी के मेरे स्वामी बनने की संभावना बहुत अधिक है। किसी भी मामले में मुझे नहीं लगता कि आपको उस बिंदु पर उस लाभ की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जीत पहले से ही सुनिश्चित करती है कि आप एक प्रतिभाशाली साधक हैं, सम्राट ने कहा। अब बहुत हो गई बातें, चलो अब शुरू करते हैं। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, उसने कहा और साथ ही उसने अपनी तलवार भी निकाली, जो एक भारी तलवार थी जो दक्ष की तलवार की मोटाई से दोगुनी मोटी और कुंद किनारों वाली लग रही थी। तुम उस तलवार का उपयोग करने जा रहे हो? दक्ष ने तलवार को देखते ही पूछा। उसने सोचा था कि सम्राट एक खजाने वाली तलवार का इस्तेमाल करेगा जो कम से कम स्वर्ग ग्रेड का हथियार होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। स्वर्ग का हथियार होना तो दूर की बात है, ये करीब भी नहीं था। यह एक ऐसा हथियार था जो नश्वर ग्रेड की तलवार थी, जिसका इस्तेमाल ऐसे लोग भी करते थे जो खेती करने वाले भी नहीं थे। ये सबसे आम हथियार था और इस जगह से एक बेकार वस्तु के रूप में देखा जाता था। हाँ, क्या तलवार में कुछ गड़बड़ है? सम्राट ने चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान के साथ पूछा। चलो बच्चे, अब यह मत कहना कि तुम डर गए हो। मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी यह एक नश्वर तलवार है। या तो आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं या फिर आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ईमानदारी से कहूं तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ज्यादा मजबूत हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे संभालने के लिए काफी मजबूत हूँ, दक्ष ने सम्राट से कहा। वो सम्राट के खिलाफ भी लड़ना चाहता था। जब वो उसके खिलाफ कम से कम उसी स्तर के हथियारों का इस्तेमाल करता या उससे अधिक शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करता। यह उसके लिए एक परीक्षा होने जा रही थी कि वह लू जुनवेई की तुलना में कितना मजबूत था, जब वे दोनों स्वर्ग क्षेत्र के साधक थे। वो कमजोर सम्राट के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ऐसा रोजाना नहीं होता था कि वो सबसे मजबूत दुनिया के सम्राट का सामना कर सके, जबकि वे दोनों एक ही खेती के दायरे में थे। ये ठीक है, भले ही हम एक ही साधना क्षेत्र में हैं, फिर भी मेरे कौशल आपसे अधिक उन्नत हैं क्योंकि मैंने वर्षों तक उनका अभ्यास किया है।
आप अभी भी नुकसान में हैं। मैं इसे आपके लिए उतना ही निष्पक्ष बनाना चाहता हूँ जितना कि यह मेरे लिए है। इसलिए मैं अपने उन्नत कौशल का उपयोग कर सकता हूँ और आप इसे कुछ हद तक निष्पक्ष बनाने के लिए एक उन्नत हथियार का उपयोग कर सकते हैं। सम्राट ने इस तरह के बेकार हथियार का चयन करने के पीछे अपने तर्क को समझाया। यह आदमी कुछ ज्यादा ही धार्मिक है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो, जब तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। दक्ष ने सम्राट की ओर देखते हुए सोचा, लेकिन वह सम्राट से अपने ज्यादा शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए कहने के लिए उचित शब्दों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो बहुत ज्यादा अहंकारी न लगे। कुछ देर सोचने के बाद वह अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपनी बात को सही तरीके से कैसे व्यक्त किया जाए। ससुर जी, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसे एक परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साधक के खिलाफ समान साधना स्तर पर लड़ने के अवसर के रूप में देखता हूँ। उन्होंने कहा, इसलिए कृपया अपने आप को नुकसान पहुंचाकर इस अवसर को कम न करें। यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सम्राट कुछ देर तक दक्ष को शून्य दृष्टि से देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। हा। दक्ष ने सम्राट को हंसते हुए देखा और सोचा कि उसे इसमें क्या मजाक लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम वैसा ही सोचते हो जैसा मैं बचपन में सोचता था। सच कहूं तो ये भी एक छोटी सी परीक्षा थी। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया। उसने अपनी नश्वर श्रेणी की तलवार को अपने भंडारण रिंग में वापस रख दिया और चेहरे पर एक यादगार भाव लिए हुए अपनी बाहें मोड़ ली। उन्होंने दक्ष को बताया, जब मैं छोटा था तो मेरे गुरु ने मेरे और कुछ अन्य लोगों के सामने भी यही परीक्षा रखी थी, जो उनके शिष्य बनना चाहते थे। समूह में कई उच्च प्रोफाइल वाले लोग शामिल थे। मेरे गुरु ने हम सभी को उसे हराने के लिए भी कहा था जब वह घातक हथियार का इस्तेमाल कर रहा था। अनुमान लगाओ कि उसके बाद क्या हुआ? उसने दक्ष से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, कोई भी उसे हरा नहीं सकता, दक्ष ने कहा। ये सच है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन ये सब नहीं है। मैं अकेला था जिसने उसे हमारे बराबर का हथियार इस्तेमाल करने के लिए कहा था और हमें कमतर न आंकने के लिए कहा था। भले ही हम सभी हार गए थे, फिर भी उसने मुझे अपना शिष्य चुना, सम्राट ने दक्ष से कहा। क्योंकि तुमने उसे अधिक शक्तिशाली हथियार का उपयोग करने के लिए कहा था? दक्ष ने पूछा। यह सही है, आप इसे मुझसे बेहतर समझते हैं। मुझे उनसे पूछना पड़ा कि उन्होंने मुझे क्यों चुना। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, क्योंकि मैंने आसान रास्ता नहीं चुना, भले ही वह उनके द्वारा तय किया गया था। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें भी वह अपना शिष्य चुन लेते, सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हारा पहले कोई गुरु था? उसने दक्ष से पूछा। मेरा अभी तक कोई गुरु नहीं है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या तुम मेरी शिष्या बनना स्वीकार करोगी? सम्राट ने दक्ष से पूछा। नहीं, मैं किसी गुरु की तलाश में नहीं हूँ, दक्ष ने सीधे मना कर दिया। वह इतना व्यस्त था कि उसके पास गुरु नहीं था। वह हमेशा बिना गुरु के ही यहाँ पहुँचा था। वो किसी ऐसी जगह से बंधा नहीं रहना चाहता था, भले ही वो अधिक शांतिपूर्ण और शांत हो। वह यहाँ रहने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। उसे अपने जीवन में बहुत से काम करने थे। जहाँ तक संसाधनों की बात है, तो वह पहले से ही अपनी इच्छानुसार जितने चाहे उतने चुरा सकता था या सम्राट से उधार भी ले सकता था। आखिरकार वह उस आदमी का दामाद था। क्या तुम्हें यकीन है, मैं तुम्हें कुछ अच्छे कौशल सिखा सकता हूँ जो तुम्हें तेजी से मजबूत बनने में मदद करेंगे, सम्राट ने दक्ष से कहा। क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास सभी आवश्यक कौशल है। वैसे भी क्या आप जल्दी में नहीं थे? आप इतना क्यों बोल रहे हैं? दक्ष ने सम्राट से पूछा। मुझे भी मिंग्यू से मिलने जाना है। तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात उससे दूर रहना पड़ा। मैंने अभी तक उसे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा है, उसने बेशर्मी से झूठ बोलते हुए कहा कि वो सम्राट की वजह से मिंग्यू से दूर है और मुझे हराए बिना रात में उसके साथ रहने की उम्मीद मत करो, सम्राट ने दक्ष से कहा और दूसरी तलवार निकाली। और मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा, तुमने ही इसके लिए कहा था, उसने क्रिस्टल जैसी नीली तलवार दक्ष को दिखाते हुए कहा। पृथ्वी ग्रेड हथियार,
क्या यह आपका सबसे अच्छा हथियार है? दक्ष ने सम्राट से पूछा जब वह भौहें सिकोड़ रहा था। सम्राट ने कहा था कि वह अपना सबसे अच्छा हथियार इस्तेमाल करेगा, लेकिन वह एक पृथ्वी स्तर का हथियार इस्तेमाल कर रहा था। क्या ये वास्तव में उसके सबसे अच्छे दोस्त का हथियार हो सकता है? उसने सोचा। तुम एक अर्थ ग्रेड हथियार का उपयोग कर रहे हो, इसलिए मैं भी एक अर्थ ग्रेड हथियार का उपयोग करूंगा। सम्राट ने दक्ष को सूचित किया, तुम समानता चाहते हो, मैं भी वही चाहता हूँ। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं आपके हथियार की ताकत कैसे जानता हूँ, चिंता मत करो। मेरे पास इसके लिए एक हुनर है। मुझे नहीं पता कि इस तलवार का क्या हुआ, लेकिन अगर यह अब एक पृथ्वी ग्रेड हथियार है तो ये बहुत पीछे हट गया है। इतने शक्तिशाली हथियार का इतना नीचे गिरना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी मेरे हाथ में तलवार मेरा सबसे मजबूत हथियार नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि यह उस स्तर पर आपकी तलवार से काफी अच्छी तरह से मुकाबला कर सकती है। इसके अलावा इसके काटने से सावधान रहें, यह आपको पंगु बना देगा। मैं नहीं चाहता कि लड़ाई मिनटों में खत्म हो जाए। दक्ष ने अपना सिर पकड़ते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी साधना को पूरी क्षमता से चलाने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से याद दिलाया गया कि प्रतिबंध के कारण उसकी साधना वास्तव में कमजोर हो गई थी। उसने अपने मन में एक बेहतरीन योजना बनाई कि सम्राट को बिना अपने सारे नियम बताए उससे निपट लिया जाए और लड़ाई भी तेजी से खत्म कर ली जाए। यह एक उच्चतर दुनिया है, उनके पास भी कानून होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे उन सभी को छिपाकर रखने की जरूरत है। ब्रह्म का कानून सबसे कमजोर है, लेकिन यह आपात स्थितियों में मेरा गुप्त हथियार भी है। मैं इसे नहीं दिखा सकता। अंधेरे का नियम तभी काम करता है जब मैं डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करता हूँ या जब रात होती है। जहाँ तक अंतरिक्ष के नियम की बात है तो वह एक दुर्लभ नियम है। उसने सोचा और अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा कि आपातकाल की स्थिति में उसे सम्राट के सामने कौन सा नियम प्रकट करना चाहिए। एकमात्र विकल्प अंतरिक्ष के नियम और ब्रह्म के नियम के बीच था। योजना बनाना समाप्त हो गया। जब भी तुम तैयार हो, मुझ पर हमला करने आओ। मैं तुम पर हमला किए बिना तुम्हें 3 मुफ्त हमले दूंगा। मजे करो, सम्राट ने दक्ष से कहा। अगर मैं मान जाऊं तो बुरा मत मानना, दक्ष ने जवाब दिया और सम्राट के बोलना समाप्त करने के तुरंत बाद वह अपनी तलवार लेकर सम्राट की ओर उड़ चला, क्योंकि यह क्षण उस समय से मेल खाता था जब उसने अपनी योजना बना ली थी। राजा की तलवार उसके हाथ में ही रही, जिसे उसने सम्राट के बाएं कंधे की ओर बढ़ाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमला होने पर भी उसे गंभीर नुकसान न पहुंचे। तलवार सम्राट के कंधे पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी छाती में घुस पाती, दुर्भाग्य से सम्राट गायब हो गया और कुछ मीटर की दूरी पर बाईं ओर दिखाई दिया। तलवार उस स्थान से होकर गुजरी जहां वह खड़ा हुआ करता था, लेकिन सम्राट लू जुनवेई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो अब बाईं ओर खड़ा था। ओह, मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया। मेरे पास एक चाल कौशल है जो कुछ हद तक अच्छा है, मैं कहूँगा। इसलिए तुम्हें हमले पर कड़ी मेहनत करनी होगी, सम्राट ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। भले ही सम्राट जुनवेई की साधना प्रतिबंधित थी, फिर भी उनके पास एक संत क्षेत्र साधक के शक्तिशाली कौशल थे, जिन्हें अच्छे और बुरे समय में प्रशिक्षित किया गया था। क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैंने जो बाधाएं दी थी उन्हें स्वीकार नहीं किया? उसने दक्ष से पूछा और उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभर आए। उन्होंने कहा, जब मैं इसी परीक्षा से गुजरा था तब भी मैं अपने गुरु को नहीं हरा सका था, तब भी जब मुझे विलक्षण प्रतिभा वाला माना जाता था। यहाँ भी यही होगा। क्षमता अच्छी है, लेकिन यह अनुभव कौशल के सामने आसानी से विफल हो सकती है। आप इसे आज के लिए एक सबक के रूप में ले सकते हैं। जैसे ही सम्राट ने यह बात कही, उसने दक्ष की मुस्कुराहट पर ध्यान दिया। ठीक उसी समय उसे अपनी गर्दन के पीछे कुछ तीखी और ठंडी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। यह सही है, लेकिन यह भी सच है कि क्षमता अनुभव पर भारी पड़ सकती है, बशर्ते वो सही किस्म की हो। एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या, कैसे? सम्राट ने असमंजस में कहा, क्योंकि उसने उस आवाज को पहचान लिया था। उसने जो समझा वो दक्ष की थी, लेकिन ये कैसे संभव था? दक्ष उसके सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसे जल्द ही सब कुछ समझ आ गया।
हालांकि जैसे ही उसने देखा कि उसके सामने खड़ा दक्ष गायब होने लगा, भ्रम चतुराईपूर्ण वो व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। अब उसे सच्चाई समझ में आ गई थी। उसकी गर्दन के पीछे जो नुकीली चीज छू रही थी वो दक्ष की तलवार थी। इतना ही नहीं, वो उस समय उसके पीछे भी खड़ा था। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसे वो दक्ष समझ रहा था, वो एक भ्रम था। बहुत चतुराई है, लेकिन ऐसे यथार्थवादी भ्रम पैदा करने के लिए आपके पास केवल भ्रम का नियम है। आपके पास ऐसा कुछ बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है जो मुझे थोड़ी देर के लिए भी मूर्ख बना सके, सम्राट ने बिना पीछे मुड़े कहा। ये सच था। दक्ष ने अपने अंतरिक्ष के नियम को उजागर करने के बजाय अपने भ्रम के नियम को उजागर करने का फैसला किया था। लेकिन ये सब नहीं था। उसने अपने असली शरीर को और भी बेहतर तरीके से छिपाने के लिए स्वर्ग के कफन को उसमें मिला दिया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि यह एक संत दायरे के सम्राट पर काम करेगा। लेकिन जाहिर है यह उसके असली शरीर को छिपाने में कारगर साबित हुआ। शायद इसलिए क्योंकि सम्राट उससे लड़ने में उतना गंभीर नहीं था। अगर वो गंभीर और ज्यादा सतर्क होता। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। तो शायद बात कुछ और होती। यह सही है, किसी भी मामले में मेरी तलवार आपकी तलवार पर टिकी हुई है। एक ही वार और आप मर जाएंगे। क्या मैं इसे अपनी जीत नहीं मानूंगा? दक्ष ने सम्राट से धीरे से पूछा। हाँ, मैं इस बारे में इतना निश्चित नहीं होता। असली लड़ाई में मुझे तुम्हारे हमले के बारे में पता चल जाता, क्योंकि तुम मारने की मंशा रखते थे। लेकिन क्योंकि तुम्हारा मुझे घायल करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इससे तुम्हें मदद मिली। लेकिन अगर तुमने मुझे मारने का एक भी विचार किया होता तो चीजें अलग होती। ये भ्रम के नियम की कमजोरी है, सम्राट ने दक्ष से कहा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था, जैसे कि वो दक्ष को सिखाने की कोशिश कर रहा हो। भविष्य में इस सीमा को ध्यान में रखना। अभी तक तुम अपने हथियार से मुझे छूने में सफल रहे हो, इसलिए मैं हार स्वीकार करूंगा, उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने तलवार नीचे कर दी, जो सम्राट द्वारा हार स्वीकार करने के बाद उसके हाथ में थी। लेकिन उसने फिर भी उसे स्टोरेज रिंग में वापस नहीं भेजा, जैसे कि यह अंत नहीं था।